अस्सलाम वालेकुम यानी मदद एक और नए पॉडकास्ट में जर्नी ऑफ फेथ के आपको खुशामदीद है। जो सीरीज़ अभी चल रही है और हम अपनी वो तमाम फेलियर्स और सक्सेस आपके सामने रख रहे हैं, जहाँ जहाँ हम कामयाब हो रहे थे और जहाँ जहाँ हम नाकाम हो रहे थे, उस सिलसिले में आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम नूरानी सरकार ऐसे ही जा रहे थे जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। लड़कों की तादाद कभी कम कभी ज़्यादा होती जा रही थी और हम स्कूटर्स पे मुसलसल ट्रैवलिंग पे चलते जा रहे थे। ऐसे लड़के जिनके पास स्कूटर्स नहीं थी, उन्होंने स्कूटर्स ले ली, किसी ने किस्तों पे ले ली, किसी ने कैश पे ले ली और वो अपनी कन्वेंस में जाने लगे। फिर हमने कुछ असूल चेंज किए अपने कि हम सारे दोस्त हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे एक साथ आए। जो कहीं फंसा हुआ है या मजबूरी है या घर वाले इजाज़त नहीं देते या कम देते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इस तरह कभी हमारी तादाद बढ़ी, कभी हमारी तादाद कम हुई, कभी ऐसा भी हुआ कि हम 2-3 लोग हैं, कभी ऐसा भी हुआ हम 10-15 लोग हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा और नूरानी को हमने मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ अक्ल के उस लेवल से देखना शुरू किया, जिसमें पहली बार जब मैं करबला से वापस आया तो मेरा इत्तफाक हुआ नूरानी के एक गार की ज़ियारत के लिए। और ये गार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे नाक के नथने। आसिफ भाई ने मुझे टास्क दिया कि तुमने इस गार की ज़ियारत करनी है और यहाँ पे पता करना है कि यहाँ क्या क्या है। तो मैं और मुनीर चले वीडियो बनाते हुए, और उस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई और जो मेरे एक्सपीरियंस थे। उस वक्त मुझे करबला से आए हुए जस्ट महीना सवा महीना हुआ था। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ता गया और जब पहाड़ के आखिरी उस दहाने की तरफ पहुंचा जहां उस गार में दाखिल होना था, एक मोटा सा रस्सा मौजूद था। तो मैं देख के परेशान हो गया कि मैं कैसे चढ़ूंगा। मुनीर कहता है भाई यहाँ कैसे होगा। मेरा हिम्मत करते हैं, जब बोला है तो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए वहाँ रखा हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, रस्से पकड़ा। मैंने बोला मुनीर पहले तू जा, तू हल्का है, तुझे मैं नीचे से सपोर्ट देता हूँ और तू ऊपर जा, ऊपर जाके फिर तू रस्सा खींचना और फिर मैं भी ऊपर आ जाऊँगा। तो ऐसे ही हुआ। का रास्ता है, बहुत तगड़ों के बाद यहाँ पे हम पहुँचे। जब मैं ऊपर पहुँचा तो मुझसे पहले 2-3 लोग और मौजूद थे और हवा और टाइट हुई हुई थी हमारी। और वहाँ पे मैंने देखा कि एक मसल्ला पड़ा हुआ है और एक मलंग जो है वहाँ दिया जलाकर बैठा हुआ है। और फिर मुझे अंदर से हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ूं। तो फिर वहाँ मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने वहाँ थोड़ा टाइम गुजारा। मेहरबानी। जब गार के ऊपर से मैंने बाहर की तरफ देखा, यानी कि नीचे की तरफ देखा, तो बिल्कुल हमारे नथने की तरह उसके 2 सुराख थे और उसी रस्से से वापस भी जाना था। तो ये जब हम कर आए और हमने वीडियो दिखाई बाकी ग्रुप मेंबर को, तो सब हैरान हुए, यार तुम लोग ऐसे चढ़े, ये हुआ। हमने बोला ये महसूसात हुई। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो आगे जब हम और मज़ीद चलने लगे, क्योंकि उस वक्त हम बाइक पर ही थे और नीचे ये लोग खड़े हुए थे, तो जब आगे बढ़े तो आसिफ भाई ने कहा कि देखो यार ये यहाँ रोशनी जल रही है, क्योंकि मगरिब तकरीबन करीब थी और लाइटें ऑन थी और काफ़ी लोग जमा भी थे। तो जब हम पहाड़ पे चढ़े तो एक मज़ार हमने देखा जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर थी और बुखारी बाबा का। और इसी तरह जब हम और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पे हमें कुछ
नज़र आया और फिर हमने एक दूसरे को देखा। फिर क्या था कि मुझे पता लगा कि यहाँ पे मौला अली के कदम हैं और मैं हैरान हो गया कि मौला अली के कदम यहाँ पे कहाँ से आ गए। कुछ ऐसे सवाल निशान जो थे वो मेरे लिए जो है वो एक निशान छोड़ते जा रहे थे और नूरानी जो है वो मेरे लिए मिस्ट्री और हिस्ट्री के हिसाब से खुलता ही चला जा रहा था। जो कहानी शुरू में हमने सुनी थी पहले जिक्र में, यानी कि पहले एपिसोड में, उस कहानी से बिल्कुल मुख्तसर सी और चेंज सी कहानी होनी शुरू हो गई थी। या मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज होने वाली हैं, या हमें कोई नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है, या हमारी रूह चेंज होने वाली है। तो रानी सरकार पे ये सारे लड़कों को मैं रात को सुला देता था और रात भर मैं जागता था। मैं रात भर जागता था, वो क्यों जागता था वो आज तक मुझे भी समझ नहीं आई। लेकिन मैं हमेशा नूरानी सरकार के साथ वाले पहाड़ पे ऊंची जगह पे एक दरख्त है, उसके नीचे जो है हम लोग अक्सर बैठा करते थे और खाना जो है वहीं पे खाते थे। आस्ते आस्ते हमारी सारी चीज़ें, यानी कि खाना पीना, ये सब चीज़ें मुख्तसर सी हो गई थी। हम बगैर प्लान के जो है वो जाने शुरू हो गए थे और नूरानी सरकार को जानने की कोशिश कर रहे होते थे। हाँ, तो आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ। फिर आओगे नूरानी? बोलो रिमार्क दो, मैं मूवी बना रहा हूँ। आसिफ भाई रिमार्क देंगे। महीने में 3 दफा बुलाए। इसकी बकवास नहीं सुनना है, इसकी घर पे भी कोई नहीं सुनता है। बगैरत है ये, सरकार 3 दफा तुझे बुलाएं और तेरे को फ्री में दिलवाए, है ना? 3 महीने, हर 3 महीने की जो है ना हमारे ये हर 3 महीने में आएगा, यहाँ पे कशकोल लेके दिहाड़ी लगा के चला जाएगा। हाँ भाई, राना क्या बोलता है? साथ मजा नहीं आ रहा, कोई बोल नहीं रहा। हाँ, साथ क्या बोलता है? मजा, अल्लाह करे बारिश इससे ज्यादा हो तो फिर क्या करेगा? इधर ही रहूंगा। हैं? अगले साल फिर आप लोग मिलने आना, ढोल के साथ दूंगा। हाँ, दुबई आएंगे तेरी शादी पे। हाँ भाई मुनीर, क्या सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पेपर कैसे हुए तेरे? कौन से? आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर पेपर तो बहुत मजा आया देने में। पेपर पहनते हैं? सर चड्डी पहनी है फिलहाल, उसी की टेंशन लगी हुई है। हाँ भाई, पता नहीं है। मामू ये शानूरानी। क्या भाई हो? हाँ मैं जाकर बोलो मम्मी बहुत याद आ रही हो। अभी नहीं आ रही। हाँ राना जी भाई, क्या बोल रहा है? सऊदीया जाके सबसे ज्यादा मिस क्या करेगा? सबसे ज्यादा मिस भाई आप लोगों को करेंगे। झूठा, अच्छा, जो भी अपनी गर्लफ्रेंड को करेगा। हाँ भाई, तू क्या करेगा? मैं बस ये दुआ करूँ। अब वो उससे पूछ रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है? तू तो इधर ही रहेगा ना? हाँ भाई, दुबई जाके क्या करेगा? नूरानी बनाऊंगा। ये दुबई जाके जो अभी कर रहा है यही करेगा। ये दुबई जाके वही वो उसके गले में हाथ डाल के बैठे, दुबई में भी जाके यही करेगा। हाँ भाई फैजान सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? यार मैं तो बस सुबह के साथ इसके बाप को जरूर दिखाना। और असद भाई वीडियो, असद भाई नॉट अ वीडियो, आई वांट इंग्लिश स्पीक। असद भाई, ये वो बन रही है फिल्म। अच्छा असद भाई मैं जो है ना आज की रात भाई का पिक्चर देखी। और कौन रह गया? काशिफ मेरा भाई किधर हो? हाँ हाँ भाई बोल, बच्चे याद आ रहे हैं? बेगम इसको हैदर याद आ रहा है। भाई सब्जी का क्लोजअप ले लो। यूं सता सब्जी ने बहुत एंजॉय किया, जो ख्वाहिश बोली इसकी हर चीज। ओए मुंह तो खोलना। अब ये कह रहा है कि पहली फुर्सत में भाई ये तो मर गया। भाई अगर मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो मुझे बता दो भाई। मेरी ख्वाहिश है। ये बगारत आदमी, इसकी कोई भाई कोई नाराज नहीं होना। सॉरी यार, पठान दबा हुआ था ज़्यादा। और बात आ जाती है खट जबल की। खट जबल के बिल्कुल सामने हम लोग जब रुके तो रात को जिक्र हुआ कि भाई खट जबल पे जाके चिराग कौन जलाता है। मैं ये कहता हूँ कि चिराग जलता है या नहीं जलता। लड़कों ने कहा कि कोई चिराग जलाता है। सुबह इसका जो है फाइनलाइज होगा कि चिराग जलता है या नहीं जलता, या वो रोशनी क्या है। ऊपर बैठ के ये लोग बहुत बहकी बहकी सी बातें, इधर उधर की बातें, जनों भूतों की बातें करते थे। साथ भाई
साद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई की लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं, तो ज़रा डिटेल में बताना। डिटेल में नहीं, सब कुछ। ये सब कुछ से मुराद कुछ तो एग्जांपल्स होंगी ना। A to Z चेंज नहीं हुआ, अब अलिफ से ये हो गया है। सर जी सोच रहे हैं आप? नहीं, सब कुछ भाई, नहीं, सब कुछ से मुराद कुछ तो बताएं। बहुत कुछ। ऐसे इंटरव्यू होगा? नहीं, सब कुछ नहीं, इतना शर्मिंदा होके बता रहा है लाइट बहुत आ रही है, नजर नहीं आ कि रहा। मैं तो बहुत प्यारा है। कोई बात नहीं, नीचे से देख लो। चलो मैं दूर से तो चेंज नहीं होना चाह रहा था, आसिफ भाई ने हालात ऐसे कर दिए। इस इंटरव्यू का नाम रखियो मेरी कहानी मेरी जुबानी। नहीं, मेरी कहानी आसिफ भाई की जबानी। अभी पूछना, अभी क्या फील करता है? अभी क्या फील करते हैं सर आप? कुछ होता है मस्त मस्त, एहसास, सुकून, कुछ होता है। बेस्ट है। कुछ यार अरशद भाई तो होती। भाई आप बताना पसंद करेंगे कि इन सब के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है? बर्बाद हो गया मैं। कहीं का नहीं रहे, इधर बेइज्जती और उधर भी बेइज्जती। भाई नाड़ा छुपा लो। नहीं, नाड़ा नहीं आ रहा सर। भाई ने छुपा लिया भाई। राना भाई, आपकी लाइफ में तो एक ही चेंज आया होगा कि आपने वो पहले ही थी। अच्छा, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? चलो इतना दूर से बना रहा हूँ तो वीडियो। शेफ से ना वो बन गया। अरे दरख्त पे देखो भाई का शेडो कैसा बन रहा है। अरे यार मैं सवाल पूछना गधू। और सर हमारे डॉक्टर साहब, अबे सोने दे। सर लाइट तो बहुत है लेकिन नजर आप भी अभी आ रहे हो। बताएं सर, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है सर? पहले मैं ABCD बोलता था, वाले पे ये बोलता हूँ। अरे हमारा कलंदर कहाँ गया? वो देखो ऊपर, वो रहा ऊपर, लाइट थोड़ी सी ऊपर मार। अब ऐसा कर, खड़ा और नीचे का व्यू ले ताकि पता लगे कितना ऊपर खड़े। ये टी-शर्ट बहुत मशहूर है। एहसास बंद होगी देख लिया। एहसास आपका क्या सवाल है? सर आपकी लाइफ में चेंजेस बताएं सर। अरे चेंजेस आपको बताया था, दूसरा सवाल किया था। सर आपकी लाइफ में दुबई अच्छा था कि नूरानी? ये कैसा सवाल है? आपको क्या लगता है? यहाँ की डिसेंट्स पसंद है या वहाँ की अय्याशी? इसको बंद कर वीडियो को। और मैं अपने इश्क में ही अपने आप से बात कर रहा होता था। शायद मैं अपने आप से बात कर रहा था या किसी से बात कर रहा था, या कोई मेरे से बात कर रहा था। अज़द से कौन बात कर रहा था ये अज़द आपको बताता है। मुझसे सारे लड़के बात कर रहे थे क्योंकि मैं इंचार्ज था। जिसको वॉशरूम भी जाना है तो मुझे उसके साथ जाना है रात में, क्योंकि हम पहाड़ पे होते थे। पानी चाहिए तो नीचे से पानी लेके नहीं गए तो पानी लेकर जाना है। तो इस तरह की चीज़ें ये भी साथ साथ चलती थी। फिर रात को किसी भी पैर जो है वो नमाज के लिए भी हम खड़े हो जाते थे और 2 रकात नमाज, कभी तहज्जुद पढ़ते थे, कभी वैसे ही 2 रकात नमाज हम पढ़ लेते थे। इस तरह करते करते हम बहस करते करते खट जबल की। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि लड़के आसिफ भाई की जो है वो लेटे हुए थे, किसी ने टांग पे सर रखा हुआ था, किसी ने सीने पे रखा हुआ था और कोई पीछे बैठा हुआ था, किसी ने टेक लगाया हुआ था और खट जबल का जिक्र चल रहा था। और ये चल रहा था कि यहाँ आके क्या देखा, क्या सीखा और क्या समझा। तो उसी में जो है वो साथ ने कहा कि आप सुबह होने दें, मैं आपको खट जबल के बारे में बताता हूँ। इत्तेफाक हुआ कि मैं सुबह लेट उठा क्योंकि मैं फजर के बाद सोता था और इनको सुला देता था। सुबह मैं लेट उठा और साथ ने आते सारी बोला कि भाई चाइना। तो मैंने अब उससे पूछा कि चाइना कौन है, चाइना क्या है? तो उसने बोला कि बंदे का नाम चाइना है। मैंने उससे पता किया है और मुझे खट जबल जाना है। मेरे दिल में एक डर भी था कि 3700 फीट ऊपर इनको लेके जाना और अकेले जाने दूंगा तो मेरे लिए परेशानी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने इस दफ़ा ऐद किया कि खट जबल मैं इनके साथ जाऊंगा। लेकिन नीचे से खट जबल जो है जैसा छोटा सा नज़र आता है, ऊपर से वो वैसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस खट जबल
इनकी मोहब्बत में, इनकी ख्वाहिश पे मैं निकला और मैंने साथ को बोला कि साथ अरेंजमेंट कर और निकलते हैं। साथ एक नहाई थी बेकार किस्म का फजूल सा और खिसका हुआ आदमी, जिसको आदमी कहूँगा क्योंकि अब उसकी शादी हो गई है, वो ऐसा था कि उसके घर वालों को भी वो समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे हमेशा समझ आता है और आज भी समझ आता है। साथ साथ जो है वो नुरानी में हर जगह घुसना, बिल्कुल चूहों की तरह हर चीज़ जानना, मेरे तक पहुंचाना, इजाज़त लेना, निकलना। इस दफ़ा खटजबल की बात थी, इतनी ऊंची जगह की बात थी। वहाँ के खलीफा से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि इलाके के भी बहुत सारे लोग ऊपर नहीं जाते, आप लोग ऊपर नहीं जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन लोगों ने अहद ही कर लिया था। और लड़कों की खिचड़ी क्या थी ये सिर्फ हज़रत जानता था, मेरे तक नहीं आती थी। क्या थी हज़रत? बिल्कुल चाइना जाता था, फिर हमने ये रिसर्च की और फिर उसकी अगली दफ़ा जब हम वापस गए तो वहाँ पे हमें एक फ़ज़ल बाबा मिले। फ़ज़ल बाबा से हमने बात की, उनसे जो भी उनका लेन देन था वो हमने तय किया और फिर उन्होंने हमें टाइम दिया नेक्स्ट डे का। सारी रात हम उसी पहाड़ पे बैठकर इंतज़ार करते रहे कि खटजबल कैसा होगा, क्या वो देखेंगे, हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा और क्या क्या हम कर सकेंगे। तो ऐसा जितनी हमने कहानियाँ बना रहे थे, हमें नहीं पता था आगे ऐसा कुछ नहीं होना, बल्कि इससे हटकर ही कुछ हमारे सामने चीज़ें आने वाली थी। तो नेक्स्ट डे सुबह हमें 9 बजे का टाइम दिया गया और हम सुबह सुबह ही उठ के नाश्ता करके और अपना जो थोड़ा बहुत सामान लेके जाते थे सरवर साईं के डेरे पे हमने रखा और 8:45 बजे जो है जहाँ पे हमें बोला गया था हम वहाँ पर पहुँच गए। आलम ये था कि आज़िम अलग ने चप्पल पहनी हुई थी, मैंने पुराने जूते पहने हुए थे, किसी ने खेड़ियाँ पहनी हुई थी, किसी ने प्रॉपर जॉगर्स पहने हुए थे, किसी ने कट शूज़ पहने हुए थे। तो हम तकरीबन 8 लोग जमा हो गए आसिफ भाई समेत और फ़ज़ल बाबा का इंतज़ार करने लगे। और फ़ज़ल बाबा जैसे ही आए उन्होंने कहा मेरी को शराई दे। मैंने बोले थोड़ा सा पानी रख लो और जो मैं कहूँगा वही करोगे, अपनी मर्ज़ी से कदम नहीं बढ़ाओगे, जहाँ मैं मना करूँगा हो जाओगे, क्योंकि मैंने ज़िम्मेदारी ली है तुम्हारी कि तुम्हें खैरियत से लेके जाऊँगा और खैरियत से वापस भी लेकर आऊँगा, वरना यहाँ का खलीफा जो है वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर हमारा सफ़र शुरू होता है और हम मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। और कहीं पे खाइयाँ आ रही हैं, कहीं पे पतला सा रास्ता आ रहा है जहाँ पे पत्थर पे वज़न रखने से पत्थर स्लिप हो रहा है। तो करते करते एक ऐसी जगह आई जहाँ पे हमें बैठ के या थोड़ा सा क्रॉलिंग करके जाना था। वहाँ पे हमने आसिफ मलिक की जब तस्वीर खींची तो बिल्कुल शेर की तरह लग रहे थे, बस मूछें थी शेर की। साईं कैसे हैं? बोलो साईं। साईं ठंडो पानी पिए? ठंडो ठंडो पानी पिए? तो सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं तकरीबन 100 फुट ऊपर बैठ के सुट्टा लगाते हुए नूरानी पे है स्विच का और आप चांद आपके सर के ऊपर है और नीचे आपके पत्थर है। किधर है पत्थर? नीचे, यानी कि आप पत्थर के ऊपर बैठे सिगरेट हैं। है जो पिछली लाइफ गुजारी और अब जो 2 साल में लाइफ सीखी गुजारना, दोनों में क्या गुजारी ही नहीं थी ना लाइफ। तो फिर एवं बर्थडे हो गए तुसी हैं? वाकई में नहीं, वो वाला साथ और ये वाले साथ में क्या फर्क है? सोच का फर्क है, कुछ नेचर का एटीट्यूड का फर्क है, सोच का बहुत ज्यादा, या टोटल पैराडियम चेंज हो सोच गए? का बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड का थोड़ा बहुत, और वैसे लेकिन टोटल चेंज ओवरऑल बहुत है। यानी कि इन खुद feel होता है। 2 साल में सीखा जेब खाली हो तो कैसे रहते हैं। टांग तो सही कर लो। ठीक है, काम सही है। पार्लर नहीं गए थे क्या? नहीं नहीं वो सही है। हैं? नहीं कॉलर से होके आए थे। अच्छा, पार्लर से होकर आए, शर्म नहीं आती है? नहीं नहीं हैं? शर्म किस चीज की? अच्छा 2 किलो ले लो ना फिर सर्वर साईं से। किसी अच्छे बंदे से लेने का बोलते भी। अबे साईं बेच रहा है वो इस इलाके का डाउन है साईं। तो खैर है, तो ठंडो पानी पिया है आपने? वो ठंडो 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 पानी पिया एंड शिकंजवी पी। शिकंजवी भी है? हाँ शिकंजवी भी पी। अच्छा, तो आप ये बताएं आप बैठे गए? मैं इस टाइम भाई के साथ कितने फीट ऊंची जगह पे बैठे हैं भाई? 100 फुट बोला था। तकरीबन 100 फुट ऊंची जगह पे पत्थर पे बैठे हैं भाई के साथ। हाँ, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? चंद महीनों में आपके अंदर क्या चेंज आया है?
काफी कुछ चेंजिंग हुई है। महीनों से नहीं, सालों से। हार्डवेयर चेंज हुआ है, ऐसा ही सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। हार्डवेयर कह सकते हैं। तो फ्यूचर प्लान क्या है? आसिफ भाई का पल्लू पकड़ना है या खुद खड़े होना है? आसिफ भाई का पल्लू पकड़ के आसिफ भाई से गाइडेंस लेते हुए खड़े होना है। आसिफ भाई और अजय भाई में से अब्बू अम्मी कौन सा है? आसिफ भाई अम्मी है और अजय सर अब्बू है। अजय सर अब्बू है। क्यों भाई, अब्बू इतने पसंद नहीं है तेरे को? सर माँ हमेशा है ना बच्चों के लिए दिल से सोचती है। ओ भाई भाई लगा मक्खन। मैं तुझे सबूत दूंगा शादी करके कि मैं अब्बा बन सकता हूँ। ये अब जरूरी हो गया। हाँ लेकिन भाई ये किसी और तरीके से सर जवाब किसी और तरीके से भी हो जाएगा, हिप हॉप आजकल है। उसी रात को, जिस रात को हम लोग जो है वो खटजबल की बातें कर रहे थे, उसी रात को ये लोग आस्ते आस्ते सोने शुरू हो गए और मैं जो हूँ जागते जागते जो है खटजबल को देखने शुरू हो गया। हर किसी ने कहा कि खटजबल में जो है नूरानी सरकार को उनके शागिर्द उठा के लेके जाते थे। खटजबल बहुत गहरा है। अक्सर लोगों को जो है खटजबल में जो है वो शेर की ज़ियारत होती है। ये लोग ये बातें करते 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 सब सो गए और इत्तेफाक की बात है कि मेरे साथ एक मेरा दोस्त अयाज वो जाग रहा था और इत्तेफाक की बात है खटजबल को देखते देखते जो है मुझे ऐसा लगा कि खटजबल वसी होता जा रहा है और इत्तेफाक की बात है कि मेरी नज़रें खटजबल पे जम गई और खटजबल जो है गार की नुमा हो गया और फिर मैंने वहाँ पे एक शेर को देखा और शेर को देखने के बाद मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने अपनी आंखों पे कि मैंने शेर को देखा है। उसके बाद मेरी बॉडी में एक शिलरिंग शुरू हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बुखार जैसा कपकपी हो रही है। हज़रत सोते हुए उठा और हज़रत परेशान हो गया और हज़रत ने मुझे पानी दिया। मेरी बॉडी जो है वो एक कपकपी की सीट चल रही थी और ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ। मैं इनको कैसे बताता क्योंकि मेरी ज़ुबान मेरे साथ नहीं थी। ये उसी रात का वाक़या है और उसी रात पे हज़रत ने काफ़ी देर तक जो है वो मेरा ख्याल रखा। मैंने कहा हज़रत सो जाओ, लेकिन हज़रत ने कहा कि भाई आपकी तबीयत सही नहीं है। बस वो जो शिलरिंग थी वो बहुत ही अजीब सी थी। शायद वो शेर जो था उसको देखने के बाद शायद मेरी बॉडी जो है वो अपनी जगह पे नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और मैं ये सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये सारे लड़के जमा होके मेरे हाथ पाँव मलने शुरू हो गए और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुखार है। कुछ टाइम के बाद मेरा बीपी लो हुआ और मैंने उनको कहा कि मुझे सोने दो। हज़रत फिर भी मेरे पास जो है वो लेटा रहा और फजर तक जो है वो जागता रहा। मैं उस रात बहुत जल्दी सो गया क्योंकि सुबह अब मेरी जुस्तजू बढ़ गई थी कि मुझे खटजबल जाना ही है, क्योंकि मैं वो चीज़ देख चुका था जो वहाँ के लोग कहते थे कि किस्मत वालों को ही नज़र आती है। बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई ने कि मेरी बस एक चंद लम्हों के लिए आंख लगी है, क्योंकि सारे लड़के मजाक कर रहे थे और मेरी अक्सर आदत भी है कि मैं बातें करते करते कभी चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए मैं गायब हो जाता हूँ, सो जाता हूँ, खराटे थोड़े से मारता हूँ और फिर मैं दोबारा से उठ जाता हूँ। तो हस्बे आदत मैं यही था और जब मुझे पता लगा या आवाज़ आई कि आसिफ भाई देखो आसिफ भाई को क्या हुआ है, तो मैं फ़ौरन से उठा और एक्टिव हुआ और मैंने जब आसिफ भाई की हालत देखी तो जो हम उस वक्त कर सकते थे हम सब ने किया मिलके और उसके बाद आसिफ भाई ने खुद ही बताया कि क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं आगे की कि जब हम 9 बजे चढ़ना शुरू हुए तो हम तकरीबन 12 बजे के करीब जो है उस गार के दहाने तक पहुँचे 3 घंटे में। और इस 3 घंटे में मुसलसल हम चले, बीच में हम रुके नहीं क्योंकि एक तो तरोताज़ा थे और सुबह का वक्त था। 9 बजे जब हम सुबह चले और 12 से 1 के दरमियान हम खटजबल पर जब पहुँचे उस गार पर, तो हम धूप की वो थपड़े और वो सब कुछ बर्दाश्त करके वहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा मौजूद था कि हमने इस गार की ज़ियारत करनी है जहाँ चराग जलता है और दूर से उसकी रोशनी नज़र आती है। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि कुछ लड़के आगे थे और मैं आसिफ भाई के पीछे था और आसिफ भाई आगे आगे थे और सबसे आगे फजल बाबा थे। जब ये लोग पहुँचे, साथ फैज़ान ये मुझसे पहले पहुँचे और फिर आसिफ भाई और फिर जब मैं पहुँचा तो वहाँ का नक्शा ही बिल्कुल चेंज था। हम जो नीचे से एक सोच के बैठे थे कि गार होगा, उस गार में हम चले जाएंगे, आखिर तक हम जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। आगे से वो गार हमें बंद मिला, उसकी कुछ हद तक तो वो खुला था और फिर वहाँ पे एक पानी का मटका
पानी से भरा हुआ रखा हुआ था, एक चिराग वहाँ जल रहा था और एक बिस्तर वहाँ पे पड़ा हुआ था, एक मसल्ला बिछा हुआ था। मुझे हैरत हुई यार ये इतना सब कुछ यहाँ पे कैसे आया होगा। मैं आने में इतना मसला, और जो हम रास्ते में पानी लेके चले थे वो पानी भी हमारा रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता, बाद में मुझे पता लगा कि साद ने और फैज़ान के पास मोबाइल थे और इन्होंने तस्वीरें खींची। ये उस वक्त का वाक़या है कि जब जर्नी ऑफ फेथ का क़याम भी नहीं हुआ था और जर्नी ऑफ फेथ दूर दूर कहीं पे भी किसी के माइंड में नहीं था कि वो जर्नी ऑफ फेथ चैनल भी आगे जाके खोलेंगे और उसको हम चलाएंगे, दरवेशी चैनल को। बस फिर इस तरीके से हुआ कि हम लोग जो है खट जबल के लिए चलना शुरू कर दिया। और होता ये था कि उस ज़माने में मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। अक्सर ये लड़के जो है नूरानी सरकार के साथ वाले जो है पहाड़ पे भी मुझे हाथ खींच के लेके चलते थे। मैं अपने आप से बहुत जल्दी बेजार होता था। ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां मेरे साथ चिपकी हुई थी। सांस का मसला मेरा बहुत जल्दी उखड़ने शुरू हो जाता था। फिर क्या करता, बस इसी तरीके से फजल बाबा के साथ चलते रहे। और इत्तेफाक की बात है कि असद जो है वो मेरे साथ पीछे पीछे आ रहा। बाज़ दफ़ा जो है ये लोग मुझे पीछे से खींच रहे थे। एक पहाड़ पूरे होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी अब बस हो गई है। मैं अपने आप से बेजार होने शुरू हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं मज़ीद आगे नहीं जा सकता था। लेकिन रात का किस्सा जो था वो मेरे दिल में और मेरे जहन में नक्श हो गया था। बस ऐसा लगा कि मैंने नूरानी सरकार को बोला है कि जब मुझे ऊपर पहुंचाना ही है तो मुझे इतनी ताकत और तवानाई दे दो कि मैं चल सकूं। फिर क्या था, फिर मैंने इनके साथ वो सफ़र किया कि दोनों हाथों और दोनों पाँव से भी मैं इतना तेज़ चलने शुरू हो गया जैसे एक शेर होता है, और इनसे भी आगे निकल गया। एक आध तस्वीर आज भी है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं दोनों हाथों से और दोनों पाँव से किस तरीके से सीधे पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। ये शायद रात की कहानी थी, ये शायद मेरे दिमाग की कहानी थी, ये शायद नूरानी सरकार की कहानी थी, जो आगे जाके मुझे पता लगा कि मैं कौन हूँ। फिर क्या था कि बस मेरे पीछे 2 से 3 लड़के रह गए और सारे लड़के ये सोचने शुरू हो गए कि आसिफ भाई में इतनी कुव्वत कैसी हो गई है। वो पीछे से आवाज़ें लगाने शुरू हो गए कि आसिफ भाई आप शेर हो गए हो। बस मैं जो हूँ चलता गया। आखिर में मैंने देखा कि आखिरी खट जबल की जो हिस्सा है उसमें सिर्फ पंजे रखने की जगह है, और फजल बाबा ने बोला कि सिर्फ पंजे रखना और ऊपर से जो है उस चीज़ को पकड़ना। जो पत्थर ऊपर था और एक पत्थर नीचे था, बस यही हमारा था, और नीचे खाई थी। बस उसको हमने पार किया और मैं जल्दी जो है वो खट जबल पे पहुंच गया। खट जबल पे क्या देखता हूँ कि 2 कब्रें बनी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नायाब हैं। मैं कोने में सर झुका के बैठ गया और मैंने आंखें बंद की। एक तेज़ हवा जिसने मुझे छुआ और 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद आ गई है। बस मैं कोने में बैठा रहा। थोड़ी देर के लिए मैंने आंखें बंद की और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक गहरी अंधेरे में और एक गार में जो है वो उतरा हुआ हूँ, और वहाँ पे एक ठंडी हवा चल रही है। 5 मिनट के बाद जो है लड़कों की आवाज़ आई और शायद कुछ सेकंड के लिए जो है मैंने आंखें बंद की थी। फिर क्या हुआ, तक के सिलसिले में जो है फिर हमें ऊपर जाना था, लेकिन आधों ने कहा कि ऊपर चलते हैं और आधों ने कहा नहीं चलते। लेकिन मैंने कहा कि मैंने ये सफ़र पूरा करना है, और फिर हम तख्त पे पहुँचे। तो फिर उसके बाद फजल बाबा ने कहा आगे तख्त पे जाना है। हमने कहा बिल्कुल जाना है। तो उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट हम मज़ीद और ऊपर ऊंचाई की तरफ गए, और फिर वहाँ पे हमने देखा कि सबसे ऊंचे पहाड़ पे नूरानी के हम खड़े हैं, बाकी सब पहाड़ छोटे हैं। ये खट जबल सबसे ऊंचा पहाड़ है और हमें नीचे नूरानी सरकार का मज़ार या दरगाह नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ एक हरियाली का हल्का सा पैच नज़र आ रहा है। जो तस्वीरें साथ ने वहाँ खींची उसमें वो साफ दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो 4 ब्लॉकों की ना कुछ ब्लॉक्स की एक जगह बनी हुई थी, और वो टोटल पत्थरों पे थी क्योंकि पहाड़ के भी पत्थर थे, और एक जगह हल्की फुल्की हमवार करके ऊंची नीची जगह पे वहाँ पूरी मस्जिद नुमा बनाई थी। और फजल बाबा ने कहा कि ये तख्त है मौला का, यहाँ पर मौला कचहरी करते हैं। तो हमने वहाँ देखा एक कलम लगा हुआ था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो ये आसिफ मलंग ने बताया उस जगह पे मैंने तयम्मुम किया क्योंकि पानी नहीं था, और मैं 2 रकअत नमाज के लिए खड़ा हुआ। और जब मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरा
तो मैं उठने लगा तो मुझे वहाँ से एक तस्बीह मिली, जो तस्बीह आज भी मेरे पास महफूज है। और फिर वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, कुछ तस्वीरें खींची 7 लोगों ने, और वहाँ पे नज़ारे हमने देखे। आधा घंटा मुश्किल से गुजरा होगा। उस तख्त पे फजल बाबा ने कहा वापस चलो वरना जाते जाते हमें मगरिब हो जाएगी। तो वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हुआ। ये इतना आसान सफ़र नहीं था, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल सफ़र होने वाला था, क्योंकि जब आप चढ़ते पहाड़ पे तब तो एहतियात करते हुए आप चढ़ जाते हैं, कुव्वत लगाते हुए। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ऐसे पहाड़ पे जहाँ पे पत्थर पे पाँव रखो तो पत्थर आपके पाँव के नीचे से निकल जाए, तो कुछ ऐसे ही हमारे साथ होने लगा। जैसे जैसे हम उतरने लगे, कोई स्लिप हो रहा है, किसी का पाँव मोड़ रहा है, कोई गिर रहा है, तो फजल बाबा बड़े आराम आराम से हमें गाइड करते हुए स्लो स्लो चलते हुए हमें नीचे उतारने लगे। और ये चोटें हमारे लगना शुरू हुई। हमें नीचे उतरने का सिलसिला जो है वो काफ़ी कठिन था और बिल्कुल सीधी सी पहाड़ी उतरने का सिलसिला था, और मैं बहुत मुश्किल से जो है वो अपनी चप्पल को संभालता हुआ नीचे उतर रहा था। और अचानक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चोट लगी है। जैसे मैं देखता हूँ तो मेरा नाखून जो है वो उतर जाता है और उसमें से खून निकलने शुरू हो जाता है। मैं उसको महसूस करता हूँ, मुझे तकलीफ भी होती है, लेकिन बात वही है कि हाथ पकड़ के ये लोग मुझे उतार रहे होते हैं। इतने में मुझे प्यास लगती है और सारे लड़के कहते हैं कि फजल बाबा अब हमारी भी बस हो गई है और आसिफ भाई का जो है वो भी खून निकल रहा है पाँव से, और आप ऐसा करो कि कुछ हो सकता है। पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे भी बहुत हो रही थी पानी की शिद्दत। और उसके बाद फजल बाबा को जो है वो अज़्ज़त ने बोला बाबा कहीं से पानी मिल सकता है, क्योंकि अज़्ज़त से मेरी तकलीफ़ और प्यास देखी नहीं जा रही थी। और मैं देख रहा था कि गर्मी में वापसी में हमारा बहुत बुरा हाल था। चढ़ने का इतना बड़ा मसला नहीं था, वो तो था, लेकिन उतरने का ज़्यादा था। बस फजल बाबा जो है वो पहाड़ के पीछे गए। फजल बाबा पहाड़ के पीछे गए और थोड़ी देर के बाद एक बोतल में इतना ठंडा पानी लेकर आए। पानी हल्का सा पीला था, बट जैसे ही हमने टेस्ट किया वो इतना मीठा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि हमने दोबारा उनको भेजा फजल बाबा को कि और भर के लाओ। हम सब ने सैर होके पिया। वहाँ से हमने पूछा कि ये पानी कहाँ से लाए, तो पता लगा कि जब बारिशें होती हैं तो पहाड़ में मुख्तलिफ कुएँ से बने हुए खड्डे हैं, खाइयाँ हैं, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है और ये कोई जानवर पीते हैं या फिर कोई इंसान जो गुजर रहा होता है जिसके पास पानी नहीं होता वो पानी पीते हैं। तो जब हमने पिया तो हमें बहुत मज़े का लगा और हमने शुक्र किया कि यहाँ पे भी इतनी ऊंचाई पर भी हमें खुदा ने पानी दिया और नूरानी सरकार ने हमारा ख्याल रखा। फिर आगे बढ़े तो वही गिरते उठते पाँव मुड़ते हम नीचे की तरफ तेज़ी से जाने लगे। इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए सूरज भी हमारे साथ साथ जो है वो हमसे दूर होता गया। शाम होने की थी और हम आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से नीचे उतरते हुए तकरीबन शाम के 6 बजे हम नीचे उतरे, जहाँ से फजल बाबा ने हमें लिया था। और सब लड़कों के जो गिर गिर के हालत बुरी हुई थी, किसी का जूता, किसी की जूती टूट गए थे या उखड़ गए थे या सोल निकल गया था, कोई नंगे पाँव था, जो चोटें लगी थी। जैसे ही हम नीचे उतरे और फजल बाबा ने जहाँ हमें पहुँचाया वहाँ हमने उन्हें दुआएं दी और हमने जो भी तय किया था मामलात उनको दिए। और उसके बाद हमने जो है ठंडा पानी पिया और फिर हम अपनी मंजिल को चलने लगे, यानी कि सरवर साईं की डेरी की तरफ। नीचे उतरने के बाद जब आखिरी सीढ़ी पे मैं पहुंचा तो मैं मुस्करा रहा था और लड़के सारे मुझसे पूछे थे कि आसिफ भाई आपको तकलीफ़ नहीं हो रही, और मैंने इनको बता भी नहीं सकता था कि मेरी तकलीफ़ उसी टाइम ख़त्म हो गई थी जब मैंने वहाँ का पानी पिया था। मेरा एक्सपीरियंस इनसे सबके हट के हो गया था। मैं कभी सोच रहा था और कभी मुस्करा रहा था और मैं सरकार के रोज़े की तरफ देख रहा था। मेरा एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस रहा जो आज तक मेरे साथ है, और शायद मेरी ज़िंदगी वहीं से रूहानियत के हिसाब से शुरू हो गई थी। मेरी रूह तरोताज़ा हो गई थी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि 3700 फीट ऊपर मेरे जैसा बंदा मोटा गया और वापस आया और चोट खाने के बाद भी खुश हो रहा है। मैं ऐसे ही हूँ, जब मुझे तकलीफ़ मिलती है तो मैं मुस्कराता हूँ क्योंकि मैं मलंग हूँ। तो कहते हैं ना कि एक हादसा हो गया और मैं मलंग हो गया, तो बिल्कुल पूरी सही बात जो है वो आसिफ मलंग पे उतरती है। जब हम सरवर साईं के डेरे पे आए, लेटे, और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद हमने महसूस किया, जब चाय वाय पी, खाना वाना खाया हमने,
तो ऐसे जैसे कि हम तरोताज़ा है, जो दिन भर की तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की, जो थकन, वो अब हमारे नज़दीक भी नहीं थी। तो आसिफ भाई ने कहा जाओ सब जाके नहाते हैं एक एक करके और तरोताज़ा होते हैं और फिर यहाँ रात के लिए अपनी तैयारी करते हैं, पकाते हैं कुछ। तो ये सिलसिला इस तरह हमारा तमाम होता है यहाँ पर। और इस जर्नी ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया और वो सब चीज़ें हमारे सामने आया कि जिससे हम नूरानी सरकार के उस दर्जे कमाल तक पहुँचे जो उन्होंने ख़ास लोगों के लिए रखा हुआ था। हमें वो राज पता लगे, हमें वो चीज़ें सामने आई जिससे हम नूरानी के गर्विदा तो हो ही चुके थे और अपनी रूह उनके सपुर्द कर चुके थे। ये वो सच्ची कहानी है, सच्ची बातें हैं जिसमें हमने कोई मिलावट नहीं की, कोई बनावट नहीं की और कोई हमने इसमें स्क्रिप्टिंग नहीं की। हम बगैर स्क्रिप्ट के बैठे हैं दोनों और यहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हमने अपने पुराने जितने भी लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत है या दुआ सलाम है या जो पाकिस्तान में हैं और जो नहीं भी हैं, जिनके राब्ते हैं, हमने उन सब से रब्ता किया कि हम ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और उन्हें हमने कहा आ जाओ, और वो नहीं आए तो फिर हमने उन्हें कहा कि किसी भी तरह अपनी एक वीडियो बनाकर इस यादगार की जो नूरानी ने तुम्हारे साथ किया और तुमने नूरानी के साथ किया वो हमें भेज दो। स्टिल हम इंतज़ार में हैं कि कोई हमारा दोस्त हमें बनाकर भेजे। नूरानी सरकार को फील करने के बाद, महसूस करने के बाद, इतने सारे टूर करने के बाद नूरानी सरकार ने मुझे अपनी वो करिश्मात दिखाए जो मेरे लिए सरप्राइज़ थे और उनको मैंने पुकारा और उन्होंने मेरी सुनी। मेरी ज़िंदगी नूरानी में एक नए शेर से हो गई है। अक्सर लोग आपसे जिनों की बातें करते और वहाँ के जो है मखलूकों की बात करते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ज़ियारत है और नूरानी सरकार की जो है करामात है जो मैंने इसमें फील की। जन्नात भूत क्या होते हैं वो अगली सीरियल में बताऊँगा कि जन्नात और भूत क्या होते हैं और उन्होंने अज़्ज़त लोगों के साथ क्या किया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।